ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। बाजार में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस चर्चा करेंगे, ऑप्शन चेन की चर्चा करेंगे, मतलब बिल्कुल एनालिसिस में घुस जाएंगे। और फिर हम ये समझेंगे कि इस समय इस तरह के मार्केट में आप कितनी भी एनालिसिस कर लो, कितना भी रिसर्च कर लो, कितना भी डेटा ले लो, सब व्यर्थ है, सब वेस्ट है। कोई भी आपके काम नहीं आएगा। ये मार्केट ट्रेडर्स के लिए है ही नहीं, क्योंकि ट्रेडर्स को पैसा बनाने के लिए एक प्रिडिक्टेबल मार्केट चाहिए, और ये मार्केट प्रिडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। यह मार्केट पूरी तरह से खबरों यानी न्यूज़ के बेसिस पे चल रहा है, और न्यूज़ कब क्या आ जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मार्केट में जितनी भी आप रिसर्च करोगे सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। मान लो कल का मार्केट देखकर आप कहते हैं अरे वाह गजब की रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल के बाद तो बेरिश मारूबोजो है, तो यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए, इसमें एसेक्ट्रा 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 एनालिसिस ऐड करते हैं। कल को डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं अब ये वॉर को रोकता हूँ। जैसे ये ऐसा बोल देंगे और आपकी सारी एनालिसिस खत्म हो जाएगी। पॉइंट मेरा ये है कि ये मार्केट में ट्रेडिंग मत करें, वरना मतलब बहुत दिक्कत हो सकती है। आपको कभी भी नहीं पता चलेगा, कभी भी 500 600 1000 पॉइंट के मूव आ जाएंगे खबरों के बेसिस पर। तो ट्रेडर्स के लिए मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हमें एनालिसिस करनी नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है, एनालिसिस करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? उससे आपको मार्केट में एक व्यू समझ में आएगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि न्यूज़ के बेसिस पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट टॉप डाउन अप्रोच को लेते हुए, अर्थव्यवस्था को लेते हुए, फंडामेंटल्स को लेते हुए ये समझ पाएंगे कि क्या अब अच्छा समय है, क्या बाजार में अभी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं या निगेटिव फैक्टर्स हैं, ताकि कल को अगर हमें इन्वेस्ट करना है या हमें लगता है कि आगे जाके माहौल बेहतर होगा या खराब होगा, तो हम अपने को अभी से प्रिपेयर कर पाए। ये पॉइंट है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं मैं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसको किसी भी रूप प्रकार में ट्रेडिंग के लिए उपयोग ना करें, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखिए मार्केट में अभी आपको समझना है, सारा एनालिसिस व्यर्थ है मोस्टली, तो उस पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम लगाएंगे ट्रिगर्स पे, जो कि बेसिकली न्यूज़ के बेसिस पे ट्रिगर है, वॉर के बेसिस पे ट्रिगर है, हमारे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ट्रिगर्स हैं, उन पे फोकस करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जितनी भी पुरानी वीडियो है, इस समय मेरा पूरा फोकस ट्रिगर्स पर ही है। इसमें से सबसे पहले कल के दिन और ज़्यादा ट्रेडिंग मुश्किल हो जाएगी, और हो सकता है और ज़्यादा खतरनाक और वॉलेटाइल मार्केट रहे, क्योंकि कल दो बड़ी चीज़ें एक साथ हैं। देखिए कल आपकी मंथली एक्सपायरी है। वैसे भी मंथली एक्सपायरी पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कल लास्ट डे है इस फाइनेंशियल ईयर का। आप जानते हो ना भारत का फाइनेंशियल ईयर का कल आखिरी दिन है, तो एक तो मंथली एक्सपायरी है, ऊपर से लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर है। ये दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दीजिए और इसमें थोड़ा सा जो युद्ध है उसका तड़का लगा लीजिए, और उसका इम्पैक्ट जो इकोनॉमी पे हो रहा है उसको जोड़ दीजिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने की संभावनाएं हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे ट्रेडर्स ऑलरेडी मान के चल रहे हैं, और तभी तो इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 27 के लेवल पर पहुंच रहा है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस तरह के माहौल में ट्रेड करना बिल्कुल बेसिकली खुद ही वॉर में जाने जैसा है, ये समझिए। पैसा बचाने की तरफ ध्यान दें। दूसरी बात है, क्या अब हम टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाएंगे? नहीं नहीं, अभी तो बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करनी है, बड़ी बड़ी चीज़ों की चर्चा करनी है। अब हमें आना है वॉर से। वॉर पे क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? कोई अपडेट है क्या वॉर पर? जी हाँ, काफ़ी सारे अपडेट हैं वॉर पर। सबसे पहला, एक जो सुनने में तो अच्छा अपडेट लिख रहा है, लेकिन इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ नहीं रहा है, और वो अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली फर्दर 10 दिन का, 10 डेज का और पॉज कर दिया है हम ईरान के इंफ्रा पावर इंफ्रा पर अटैक नहीं करेंगे। मतलब वो जो 5 दिन का पॉज था ना कि हम ईरान के बेसिकली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं करेंगे, उस पर 10 दिन का फर्दर पॉज दे दिया गया है। अच्छा, जब ये खबर पहली बार आई थी 5 दिन का पॉज की, तो इस पे बाजार ने बहुत ही जबरदस्त रिएक्ट किया था। अब ये जो 10 दिन की न्यूज़ आ रही है, इस पे कोई बाजार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर रहा है। बेसिकली बाजार कह रहा है हमें ट्रंप पे भरोसा नहीं है। और दूसरी बात है, निगोशिएशन फेल होते हुए नजर आ रहा है। कोई भी निगोशिएशन में ऐसा नहीं दिख रहा है कि
कहीं से ये वॉर रुकने का अभी संभावनाएं हैं। अचानक से किसी दिन रुक भी सकता है, ऐसा मत सोचिएगा। लेकिन फिलहाल जब तक खबर नहीं आ रही तब तक तो नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात है, हमें आपको पता ही नहीं चलेगा कब रुक रहा है। अंदर ही अंदर खेल हो जाएंगे, बड़े प्लेयर्स कर देंगे। तो इन सब न्यूज़ के चक्कर में मत रहिए। यहाँ पर देखिएगा, हूती जो कि ईरान बैक्ड मिलिशिया ग्रुप है, उनके द्वारा इसराइल पे अटैक हो रहा है। दूसरी बात है, भले ही यूएस, और ये ज़्यादा बड़ी बात है और ये बात इस समय इंटरनेट पे फैल भी रही है काफ़ी ज़्यादा, कि एक तरफ तो यूएस कह रहा है कि ठीक है, हम पहले 5 दिन का पॉज कर रहे हैं, फिर हम 10 दिन का और आगे जाके पॉज कर रहे हैं। लेकिन लोग ये मान रहे हैं कि ये जो तो पॉज है ना, ये वॉर को रोकने के लिए नहीं है। ये बेसिकली यूएस क्या कर रहा है, अपने जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं ना, अपने मरीन्स हैं, उनको ईरान भेजने के लिए ये समय ले रहा है, ताकि अब ग्राउंड इन्वेजन या ग्राउंड अटैक हो। आपको याद होगा, यूएस का तो इतिहास रहा है ग्राउंड इन्वेजन, ग्राउंड अटैक्स का। चाहे आप वियतनाम ले लीजिए, चाहे अफगानिस्तान ले लीजिए, चाहे इराक ले लीजिए, चाहे आप इराक में 2 बार युद्ध कर चुका है, एक बार डेजर्ट स्टॉर्म में और एक बार फिर आई थिंक 2005 की तरफ। तो फिर से ये खबर काफ़ी ज़्यादा आ रही है कि यूएस ग्राउंड अटैक करने की तरफ हो सकता है अग्रसर हो। ये अगेन बाजार इसीलिए भरोसा नहीं कर रहा है ट्रम्प की बातों पे। इसका मतलब मोटे मोटे तौर पर ये है, वॉर से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं है। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना कि खबरें हमें बाद में पता चलेंगी, तो हम खबरों के बेसिस पर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। तो आप कहोगे फिर डिस्कस करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एक तो आपको पता होना चाहिए, और दूसरी बात है कि आप यहाँ से ट्रैक करो ना, आपको सीधे आपके पास एक सबसे बेस्ट इंडिकेटर है पता करने का वॉर को लेकर। भैया, अगर कभी भी लगेगा कि ये वॉर रुक सकता है, तो क्रूड सीधे नीचे गिरेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। सिंपल सी बात है भाई, सारा लड़ाई क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, जहां से विश्व का 20% और हमारी तरफ का लगभग 80% क्रूड आता है। क्योंकि वो ब्लॉक्ड है तो क्रूड के प्राइस बढ़े हुए हैं। अगर कभी लगता है कि युद्ध में कोई समझौता हो सकता है, तो क्रूड नीचे जाएगा, और क्रूड नीचे जाते हुए दिखेगा। तो क्या अभी दिख रहा है? ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है। क्रूड $106 पे आ चुका है। इनफैक्ट जब पहली बार पॉज की बात कही थी, तो हम लोग ने बात की थी ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, तो उस समय क्रूड में बड़ी गिरावट आई थी, क्रूड $100 के नीचे भी गया था, लेकिन उसके बाद फिर जम करके $106 पे इनफैक्ट बढ़ के आया है। इसका मतलब निगेटिविटी है, निगेटिविटी वॉर को लेकर है, और क्रूड काफ़ी ज़्यादा निगेटिव आपको दर्शा रहा है। अच्छा, एक तरफ तो क्रूड काफ़ी निगेटिव है, हमारे यहाँ भी आप समझ रहे हो क्रूड से रिलेटेड सरकार का एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। उस बड़े स्टेप को आपको समझना होगा। गवर्नमेंट ने, अगर ध्यान से देखिएगा, हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था, तो उनको थोड़ा सा बचाने के लिए सरकार ने ₹10 की एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, देखिएगा वर्ड क्या है, SAED, दिस इज अ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, यानी एक्साइज ड्यूटी के ऊपर और जो ज़्यादा टैक्स लगाती थी सरकार, उसको कम किया है। तो आप समझिएगा सरकार कितना टैक्स लगाती है पेट्रोल डीजल पर, उनको ₹10 कम किया है। तो क्या आपका हमारा तेल सस्ता हो जाएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अभी भी जितने, इनफैक्ट हमारा तो तेल वैसे भी महंगा हुआ है, प्रीमियम पेट्रोल ₹2 से महंगा हुआ है, और जो इंडस्ट्रियल डीजल है वो ऑलरेडी ₹22 से महंगा हुआ है। तो हमें तो महंगा ही मिलेगा, सस्ते की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे फिर इसका बेनिफिट मिलेगा किसको, ये जो ₹10 कम किया गया है? ये बेनिफिट मिलेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। उनको लॉस हो रहा था, तो उनके लॉस में कुछ कटौती आएगी, उनको थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलेगा। मोस्टली ये है कि सरकार चाहती है यहाँ से और ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना। अगर सरकार के बस में हो तो 10-10, 20-20 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम यहाँ से और बढ़ेंगे। लेकिन सरकार की मजबूरी क्या है? कई सारे राज्यों में और महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है। उन चुनाव को देखते हुए सरकार नहीं बढ़ा सकती पेट्रोल डीजल के दाम। समझ ही रहे हो भैया, देश कहीं भी जाए, हर एक पार्टी इस देश में, भारत जैसे देश में, सिर्फ एक उद्देश्य रखती है, चुनाव जीतना। तो भैया पागल तो है नहीं कि वो चुनाव के पहले अपना पेट्रोल बढ़ा दें, वरना आदमी वोट नहीं देगा। तो वो पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाएंगे तो मार्केटिंग कंपनीज को तो लॉस होगा। तो उनको यहाँ से अपना टैक्स कम करके कहीं ना कहीं उनको कह रहे हैं कि थोड़े दिन झेल लो। इसका मतलब ये अगर ये वॉर लंबा चल गया तो हमारे आपके पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और भूलिएगा मत
ये लोग बता नहीं रहे हैं, पेट्रोल के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। प्रीमियम पेट्रोल ₹2 बढ़ा है और इंडस्ट्रियल डीजल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ₹22 ऑलरेडी बढ़ चुका है, भूलिए मत। और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये जो ₹10 काटा गया है, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी के एडवांटेज के लिए है। तो आप कहोगे ये पॉजिटिव लें कि निगेटिव लें? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अगर आप बाजार के एंगल से देखें, मेरे हिसाब से ये निगेटिव है। आप कहोगे अच्छा ₹10 टैक्स कम करना निगेटिव है? हाँ, निगेटिव है। रीज़न बीइंग दैट मैं आपको इसीलिए इस समय पूरी जो एनालिसिस कर रहा हूँ ना, अर्थव्यवस्था के आधार पे कर रहा हूँ। जो इंडिया है, वो देखिएगा एक ट्रेड डेफिसिट का देश है। ट्रेड डेफिसिट कह लीजिए। इसका मतलब क्या है कि वो जितनी चीज़ें बना के बाहर एक्सपोर्ट करता है, उससे ज़्यादा चीज़ें अंदर लाके इंपोर्ट करता है। इसका मतलब है जितनी उसकी आमदनी है, इनफैक्ट ट्रेड डेफिसिट का भी देश है और फाइनेंशियल डेफिसिट भी में भी रहता है। इसका मतलब जितनी उसकी रेवेन्यू है, जितनी उसकी आमदनी है, उससे ज़्यादा उसके खर्चे हैं। ऐसा समझिए जैसे एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी ₹1,00,000 लेकिन उसका खर्चा ₹1,20,000 है। तो आप कहोगे ये व्यक्ति डेफिसिट में जी रहा है। तो हमारा देश डेफिसिट में जी रहा है, क्योंकि हमें एनर्जी इंपोर्ट करना रहता है और बाकी हम कुछ बहुत ज़्यादा बनाते नहीं हैं। अब आप समझिएगा, हमारे यहाँ सरकार जो है ऑलरेडी डेफिसिट में है। ऊपर से जब वो अपना टैक्स का ₹10 ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए छोड़ रही है, तो सरकार के खर्चे तो कम नहीं हो जाएंगे? जितनी भी स्कीम सरकार चला रही है, उन स्कीम्स में तो खर्चा आएगा। तो खर्चा, सरकार की आमदनी तो गिर गई, रेवेन्यू तो गिर गया, लेकिन खर्चा तो उतना ही है, या खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा इस तरह के माहौल में, क्योंकि सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो भैया सरकार करेगी क्या? आप पे हम पे टैक्स लगा देगी? टैक्स लगा ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं लगा पाएगी? अर्थव्यवस्था की बैंड बजी हुई है, टैक्स नहीं लगा सकती। तो करेगी क्या? सरकार करेगी बोरोइंग, यानी उधार लेगी। जब सरकार अब इस डेफिसिट के लिए और ज्यादा उधार लेगी, तो जब व्यक्ति उधार पर उधार लेता है तो क्या होता है? उधार देने वाला उससे कहता है कि ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऊपर जाता है। अब आप यहां से देखिएगा, भारत की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, भारत की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड लगभग लगभग 7% पे जंप हो चुकी है, जो आपको दिख रही है। ये क्यों बढ़ रहा है? इन्हीं सब रीजन से। क्योंकि वॉर की वजह से हमारे डेफिसिट बढ़ सकते हैं, जिससे सरकार को बोरोइंग करनी पड़ सकती है, और इस तरह के अनसर्टेन बाजार इन्वायरमेंट में जहां पर भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे बोरोइंग करने के लिए बोरोअर हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर ही लोन देगा। और यही हो रहा है, ये आपको दिख रहा है सामने। तो ये निगेटिव है बाजार के लिए, बट ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि शायद ही कोई बताएगा या इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेगा। इनफैक्ट न्यूज़ वाले तो बिल्कुल ही नहीं बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी लगातार चल रही है। इस परेशानी से एक और चीज़ होगी, जब आपका डेफिसिट बढ़ेगा, आप देखिएगा सारी चीज़ें कनेक्टेड है, मज़ा आ जाएगा आपको। जब डेफिसिट बढ़ेगा तो भारत सरकार की जो बॉन्ड यील्ड है वो ऊपर जाएगी। जब बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगी तो हमारे जो सरकारी बैंक्स हैं, या जो बैंक्स हैं जो भारत सरकार का बॉन्ड रखते हैं क्योंकि उनके लिए मैंडेटरी है, उनका लॉस होने लगेगा। और लॉस होने लगेगा तो अभी बेसिकली क्वार्टर 4 के नतीजे आने लगेंगे, क्योंकि ये क्वार्टर खत्म है। एक तो एंड ईयर है, तो एनुअल रिपोर्ट भी आएगी इन बैंक्स की और क्वार्टरली रिपोर्ट भी आएगी, और सब में बड़े बड़े लॉस दिखेंगे। अब सुनिएगा, लेकिन आपको ये लॉस नहीं दिखेंगे। आप कहोगे जब लॉस होगा तो दिखेगा कैसे नहीं? इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि सरकार हम लोग से ज़्यादा तेज़ है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आरबीआई के द्वारा क्या किया गया है। आरबीआई के द्वारा इस क्वार्टर में 3.5 लाख करोड़, ध्यान से सुनिएगा, 3.5 लाख करोड़, 3.5 ट्रिलियन रुपीस का ओपन मार्केट ऑपरेशन किया गया है। इस ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या होगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन से ये होता है कि बेसिकली बॉन्ड मार्केट में आरबीआई खुद एंट्री करके बॉन्ड को परचेज करने लगती है। बॉन्ड परचेज करने से क्या होते हैं कि यील्ड को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, यानी जो यील्ड आपको बॉन्ड यील्ड 7% पे दिख रही है, वो और ऊपर ना जाए, उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। अब जब आप ओपन मार्केट ऑपरेशन में यील्ड को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर जो लॉस उनको होना था या हो सकता था वो कम दिखेगा। तो आरबीआई के द्वारा भी
थोड़ा सा बचाया जा रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके। लेकिन ये दो धारी तलवार हैं, ये सारी दो धारी तलवार ये इसलिए हैं क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन करने से होता क्या है बॉस, आपका देखिए फॉरेक्स रिजर्व मार्च के महीने में आपका फॉरेक्स रिजर्व $30 बिलियन से नीचे चला गया, ड्रॉप हो गया, नीचे चला गया। अगर ये $30 बिलियन से नीचे नहीं जाता तो क्या हो रहा होता, रुपए और ज्यादा कमजोर हो रहा होता, यानी पूरी तरह से बचाने की प्रयास किया जा रहा है रुपए को, लेकिन उसके बावजूद रुपए नहीं बच रहा है, हर दिन गिरता जा रहा है। अगर सरकार कह दे कि हम नहीं बचाएंगे और पूरी तरह से गिरने दो, जो होगा देख लेंगे, तो रुपए 100, $1 में 100 हो जाएगा, अभी तक हो गया होता। $30 बिलियन बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व गिरा है इसी महीने। इतनी सारी एनालिसिस से समझ के आ रहा है। अच्छा, इतना होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत तेज है, सरकार अलग ही जोश है, पता नहीं कौन सा नशा कर रहे हैं। इंडिया ने 38,000 मेट्रिक टन पेट्रोलियम श्रीलंका को दे दिया। मैं इसमें क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलूंगा, या आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके क्या विचार है। मेरे को समझ नहीं आता कि जब देश में खुद ही इतनी संकट है, हम खुद ऑयल इंपोर्टर देश हैं, हम अपना नहीं संभाल पा रहे, यहाँ के लोग पेट्रोल खरीद नहीं पा रहे हैं, 38,000 मेट्रिक टन आपने श्रीलंका को भेज दिया। बताइएगा, अपने विचार बताइएगा इसमें। मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट बड़ी समस्या है। तो कुल मिला के जब आप पूरी एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि यार अर्थव्यवस्था की बैंड है, बहुत बुरा है। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप भारतीय हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, आप हर दिन सिर्फ उम्मीद नहीं, प्रे करिए कि ये वॉर रुक जाए। अगर ये वॉर नहीं रुका, ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड देश भारत ही होगा। आप कहोगे ईरान से ज्यादा, नहीं, ईरान से ज्यादा नहीं, जिससे लड़ाई हो रही है उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे देश की एकदम बद से बदतर हो जाएगी। और ये मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ, इसीलिए प्रे करिए, हर एक भारतीय को प्रे करना चाहिए कि ये युद्ध रुक जाए। रीजन बिंग दैट नौकरियां जाएंगी, आपकी सेविंग खत्म हो जाएगी, रुपए की हालत खराब है, एकदम पंचर है रुपए। आप कहोगे हमें फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, आपकी सेविंग खत्म होगी, महंगाई आसमान छुएगी, बहुत समस्या है अर्थव्यवस्था में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, शॉर्ट टर्म में बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, आई डोंट केयर, मुझे ट्रेड नहीं करना है, बट लॉन्ग टर्म में मैं निगेटिव हूं बाजार पर। क्या अंधा निगेटिव हूं? नहीं, दो चीजें करवा दो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। क्रूड नीचे गिरा दो $90 के, $100 थोड़ा सा रिलैक्स होगा, पर सही से कॉन्फिडेंस आने के लिए $90 के नीचे क्रूड करवा दो, और रुपए में मजबूती करा दो, स्ट्रेंथ दिखा दो। ये दो काम करा दो, मैं लॉन्ग टर्म व्यू चेंज कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं होता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, युद्ध चल रहा है, युद्ध बंद हो रहा है, ईरान मार रहा है, इसराइल मार रहा है, यूएसए के कमांडो आ रहे हैं, आई डोंट केयर। अगर क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, रुपए कमजोर हो रहा है, आई डोंट केयर, आई एम निगेटिव। बात खत्म, इतना सिंपल है, हौच पौच करना ही नहीं है। वो सारी चीजें क्यों बताई, समझना है ना भाई, समझना है, सारी चीजें डिटेल में डीप में जाके समझना है। जब आप पूरी चीज समझ जाओगे तो आंसर जनरली सिंपल होते हैं, सिंपल होते हैं। तो ये समझिए, अर्थव्यवस्था से लेकर मैं चिंतित हूँ, मुझे बाजार की परवाह नहीं है, बाजार की परवाह तो इस सरकार को भी नहीं है। एसटीटी बढ़ाया, जीएसटी बढ़ाया, एलटीसीजी बढ़ाया, सब तो बढ़ा दिया, एफआईआई को गरिया दिया, भगा दिया। एफआईआई ने पिछले 1 महीने में 1 लाख करोड़ बेच दिए, और पिछले 4 साल से बेच रहे हैं। लेकिन कुछ न्यूज़ वाले फिर भी बात करते हैं कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि बाजार की तो परवाह ना सरकार करती है, और ना फिलहाल अब मैं कर रहा हूँ। जब सरकार ही नहीं करती, उसको फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे दिक्कत है अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था बहुत दिक्कत में है, और ये इम्पैक्ट करता है हमारे जीवन में, नौकरियां जाएंगी, ये समस्या है। खैर, वार्निंग टाइप का लगा होगा, लेकिन वार्निंग है। कहां तक बाजार की बात करोगे, बाजार की बात भाई, बाजार में फ्रैंकली मैं बताऊं, कितना भी एनालिसिस कर ले सब वेस्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा कब क्या हो जाएगा। मेरा अभी भी मानना है, अगर आप 23,200
सबसे पहली रेजिस्टेंस है, बड़ी रेजिस्टेंस है और 23,000 के नीचे बने रहते हैं। तो आप डेली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन तोड़ रहे हैं और मतलब इसके बाद सपोर्ट है ही नहीं। सपोर्ट सीधे 21,800 से 21,700 पर है। उसके पहले कोई सपोर्ट है? अब आप कह दो कि 22,500 का भी तो सपोर्ट है, यहाँ पे लिया था। वो तो न्यूज से बढ़ गया ना। पॉइंट ये है कि टेक्निकल एनालिसिस करना बिल्कुल व्यर्थ है इस समय, बिल्कुल व्यर्थ है। हर दिन कुछ ना कुछ करेगा बाजार, बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। यहाँ पे एक बार बाजार आ जाए 21,700 800, फिर सोचेंगे। ये अच्छा सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है, टेक्निकली अच्छा सपोर्ट है। यहाँ आ जाए तब सोचेंगे। या तो फिर कुछ इस तरह दिखाए 23,400 के ऊपर चला जाए। इसके बीच में क्या ट्रेड करोगे? प्रीमियम से इतनी हाई है, अनसर्टिनिटी है, खबरों पे चला ट्रेड। तो भाई मेरे को पर्सनली नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो खुद बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है कि बाजार कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, खबरों पर है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ से निगेटिव नजर आ रहा है, रीजन बिंग दैट ट्रेंड लाइन टूट गई है, आप फिर से 22,800 से की तरफ बढ़ चुके हैं। वीकली पर देखूंगा निगेटिव है, लेकिन एक चीज समझिएगा, 2025 के बाद 2020 कोविड टाइम के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि आरएसआई बेसिकली 30 के नीचे चला गया है। फर्स्ट टाइम इन 5 years आरएसआई 30 के नीचे चला गया है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ओवरसोल्ड के सिग्नल दे रहा है। क्या करे आदमी, क्या एनालिसिस करूं, नहीं समझ में आ रहा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। मैं एकदम प्राउडली कह रहा हूँ क्यों नहीं समझ में आ रहा है वो बताते हुए कह रहा हूँ। आप कहोगे इससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, फायदा तो भाई वैसे भी नहीं होगा, ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये हम लोग के बस का ट्रेडिंग मार्केट नहीं, हम लोग के बस का क्या, बड़े बड़े नहीं ट्रेड कर पाएंगे भाई इसमें। किसी को कुछ नहीं पता अनटिल अनलेस आपका डोनाल्ड ट्रंप से कोई रिश्ता है और आपको पता चलता है डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाला है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस मार्केट में। इसको एक शब्द होता है अंग्रेजी में, बड़ा अच्छा शब्द है, हेल्पलेस। इस समय जो ट्रेडर्स हैं ना वो हेल्पलेस ट्रेडर्स हैं। बेचारा कोई लॉन्ग कर दे तो वैसे भी पिटाई हो रही है, इतनी बुरी पिटाई, कोई कोई मतलब बात ही नहीं है। कोई शॉर्ट कर दे, डोनाल्ड ट्रंप कभी उठ जाए, कहे 5 दिन का पॉज है, फर्जी मार्केट 1,000 पॉइंट बढ़ जाए, उसके बाद तुम्हारा फिर लॉस है। तो क्या करोगे इसमें? हेल्पलेस है भैया, कुछ छोड़ दो, मत करो, कोई मतलब नहीं है। फिर भी जब काम पे आए तो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन शुरुआत का वीडियो काम का है, ये सब तो वेस्टेज है, आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज, और क्या बताऊं आपको, पुट का रेशियो क्या बताऊं मैं आपको, छोड़िए ये सब चीजें, आपको बड़ी चीज बताते हैं, हटाओ ये सब। बड़ा चीज एफ आई आई डी आई डेटा की बात कर लेते हैं। एफ आई आई ने इस महीने, दिस मंथ, मार्च में 1,10,000 करोड़ से ज्यादा बेच दिया। इस महीने मार्च की बात कर रहा हूं, रुपए कमजोर तो हो गई। इसके बाद इसके बाद अभी भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी एफआईआई का डेटा निगेटिव है। तो भाई निगेटिविटी फैली हुई है, पर मेरा तो सिंपल पॉइंट है, मैं तो लॉन्ग टर्म में भी निगेटिव हूँ। मतलब इस वीडियो का फाइनल पॉइंट यही है, मैं लॉन्ग टर्म में निगेटिव हूँ। शॉर्ट टर्म में मेरे को पता ही नहीं है। शॉर्ट टर्म की बात कर लो, शॉर्ट टर्म में तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था मुझे लगता है बाउंस आएगा, पड़ाक से गिर गया मार्केट, तो कुछ काम नहीं आया मेरा एनालिसिस। तो शॉर्ट टर्म में मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मैं हेल्पलेस हूँ। आई एम एज क्लूलेस एंड हेल्पलेस एज यू। मुझे नहीं पता, जिसको पता वो करे, मेरे को नहीं पता और मेरे को करना ही नहीं है। लेकिन मेरी सारी रिसर्च है लॉन्ग टर्म पे, लॉन्ग टर्म में मैं निगेटिव हूँ। बाजार पे नहीं, मैं पूरी अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी पे निगेटिव हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये वॉर नहीं रुका, अगर ये वॉर नहीं रुका, सिचुएशन सोचिएगा, नहीं रुका, तो हम तो भैया बहुत बुरा गए, बहुत बुरा गए, बिल्कुल डेंजर। अगर ये वॉर रुक गया, अगर रुक जाएगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएंगे। पता कैसे करेंगे? सिर्फ दो ही फैक्टर, क्रूड नीचे गिर जाए $90 के नीचे प्रिफरेबली, और रुपए मजबूत हो जाए। अगर ये दो काम कर दोगे, मैं अपना लॉन्ग टर्म व्यू निगेटिव से पॉजिटिव कर दूंगा, बस बात खत्म, इतना ही समझना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू अगेन लेटर।